तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 2n² प्लस 3n, तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 3n। अब अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, इफ आई पुट n इक्वल टू 1, तो मुझे मिलेगा s1। s1 मतलब सम ऑफ वन टर्म्स। सम ऑफ वन टर्म क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म। सम ऑफ वन टर्म्स मतलब फर्स्ट टर्म इटसेल्फ। तो s1 इक्वल टू a होता है, s1 मतलब सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म्स, और वो इक्वल टू a हो जाता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो n की जगह पे 1 पुट करो, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में n की जगह पे 1 पुट करो, 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 3 इंटू वन, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो फर्स्ट टर्म मिल गया 5। अब s2 क्या होगा, s2 हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। पहले दो टर्म्स का सम हमें मिलेगा अगर n की जगह पे 2 पुट किया। अगर n की जगह पे 2 पुट किया तो s2 में s2 मिलेगा विच इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब सेम इक्वेशन में n की जगह पे 2 पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू टू, कितना हो जाएगा 14 बराबर। इसका क्या मतलब है, दो टर्म्स का सम 14 होना चाहिए जिसमें फर्स्ट टर्म 5 है, फर्स्ट टर्म 5 है और दो टर्म्स का सम 14 होना चाहिए, तो सेकंड टर्म कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड टर्म s3। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, दी सीरीज। हमें सीरीज ढूंढने के लिए सिर्फ दो टर्म से हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें थर्ड टर्म भी निकालना पड़ेगा। n इक्वल टू 3 पुट किया तो s3 मिला विच इज इक्वल टू सम ऑफ थ्री टर्म्स। सम ऑफ थ्री टर्म्स कितना आ जाएगा, n की जगह पे 3 पुट करो, सेम यही इक्वेशन में 2 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री, तो ये कितना हो जाएगा 27। पहले दो टर्म्स है 5 और 9, और इन तीन टर्म्स का, पहले तीन टर्म्स का सम 27 होना चाहिए। पहले दो टर्म्स है 5 और 9, तो अगला टर्म कितना होना चाहिए, नहीं देखो, तीन टर्म्स का सम कितना होना चाहिए, तीनों टर्म्स का सम 27 होना चाहिए। उसमें पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 9 है, यहां 18 पुट करोगे, ये सम तो 32 हो गया, 5 प्लस 9 प्लस 18 13 होना चाहिए ना। तो थर्ड टर्म हमारा 13 होना चाहिए। जैसे ही थर्ड टर्म हमने 13 रखा, आ गया सम 27 तीन टर्म्स का बराबर। अब ये क्या बना, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, मतलब ये बन गया ईपी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए एपी। देखो हमने n की जगह पे 2 पुट किया तो हमें मिला सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स कितना मिला इस इक्वेशन में n की जगह पे 2 पुट किया तो 14 मिला, जिसमें पहला टर्म 5 है, पहला टर्म 5 है और दो टर्म्स का सम 14 होना चाहिए, तो दूसरा टर्म 9 होना चाहिए, मतलब 5 प्लस 9 14 बनेगा। क्लियर है, 14 हो गया है। एक काम करो, 14 नहीं सॉरी 10th हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट आगे चलते हैं। तुम लोग बाद में नोट कर लेना या फिर बाद में सॉल्व करना। 10th वाला हो गया, 11th क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन बोला है 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। कल ही हमने वो चार्ट बनाया था बिटवीन का और फ्रॉम का, बराबर। हाँ कल का तो आज अपलोड हो जाएगा ये लेक्चर के बाद, बट आज का लेक्चर कल अपलोड होगा, वो प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लगता है उसको। कल लेक्चर होगा मोस्टली, क्योंकि ये वीक में एक बार छुट्टी हुआ था ना। हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो हमें डिविजिबल बाय 7 चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 700 है, डिवाइड बाय 7 करो, इसको भी डिवाइड बाय 7 करना है, नहीं 200 एंड 400 है सॉरी। टू 200 डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना आएगा, उसको राउंड ऑफ करेंगे हम लोग। चलो यहाँ पे आ गया 28.57। 400 डिवाइड बाय 7 करोगे तो कितना आएगा,
57.14। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 29 और 58, और इसके बाद क्या करना होता है, b माइनस a, 58 माइनस 29, तो टोटल 29 नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 7। टोटल 29 नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 7। अब हमें ढूंढना है, सम ढूंढना है। हमें पता है सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला ज्यादा इजी फॉर्मूला है। फर्स्ट टर्म फिगर आउट कर लेते हैं और लास्ट टर्म भी फिगर आउट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म फिगर आउट करने के लिए ये जो 29 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 29 मल्टीप्लाई बाय 7, तो फर्स्ट टर्म आ गया 203। यहाँ पे जो 29 आया था राउंड अप करने के बाद उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। n की जगह पे 29 रख रहा हूँ, डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म अभी अभी हमने निकाला है 29 मल्टीप्लाई बाय 7, वो आ गया 203। अब लास्ट टर्म निकालने के लिए ये 58 को 7 से मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा 406। बट 406 तो 400 के ऊपर हो गया, तो 406 में से एक बार 7 माइनस कर दो तो आ जाएगा लास्ट टर्म 399। लास्ट टर्म आ गया 399। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि 58 में से एक हटा दो और 57 को 7 से मल्टीप्लाई करो टू गेट द लास्ट टर्म विच इज 399। तो सम कितना आ रहा है, 8729। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। क्लियर है, कौन सा वाला पार्ट, कौन सा पार्ट फिर से समझाना है। देखो कल हमने जो चार्ट बनाया था वो याद है, कल एक चार्ट बनाया था बिटवीन के केस में क्या करना होता है, फ्रॉम के केस में क्या करना होता है। तो बिटवीन के केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी दो नंबर है 200 और 400 उनको डिवाइड बाय 7 करो, ये आ जाएगा 29। राउंड ऑफ करने के बाद, राउंड ऑफ करने का 29 आएगा, 400 बाय डिवाइड बाय 7 ये आ जाएगा 58। 58 आ रहा था। तो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, b माइनस ए 58 माइनस 29 इक्वल टू 29। नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये 29 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 29 इंटू 7 ये आ जाएगा 203। लास्ट टर्म अगर निकालना है, लास्ट टर्म, तो उसके लिए 58 को नहीं 57 को 7 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 58 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 406 आ जाएगा। बट हमें तो 400 के अंदर चाहिए, 400 के अंदर, तो 406 नहीं चलेगा, तो 58 नहीं 57 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 7 इक्वल टू 399। अब सम का फॉर्मूला लगा दो, सम इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 29/2, फर्स्ट टर्म कितना है 203 प्लस लास्ट टर्म कितना है 399, ये आ जाएगा 8729। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। The sum of natural numbers up to 200 excluding those divisible by 5, इसको कैसे करोगे, ठीक है फिर, ठीक है नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 40, तो वहां से आपको डिविजिबल बाय 5 वाले टर्म्स मिल जाएंगे बराबर, उनका सम ले लिया, वो भी ले लिया। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 200 एक्सक्लूडिंग दोस डिविजिबल बाय 5, तो कैसे करोगे, गौरव। 200 को क्या, हाँ तो 40 आएगा फिर, वो सब हो गया, वो 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स आ गए, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स आ गए उनका सम ले लिया, वो करना है, वो आंसर रहेगा क्या हमारा। हाँ बराबर, पर क्यों क्यों मतलब कर क्या रहे हो, मुझे प्रोसीजर बताओ क्या कर रहे हो आप, फॉर्मूला नहीं प्रोसीजर बताओ। हम्म, बराबर, अभी ध्यान दो, पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किसका सम निकालने बोल रहा है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 200
एक्सक्लूडिंग दोस डिविजिबल बाय 5, मतलब 5 से जो डिविजिबल है उनको हटा के बाकी नंबर्स का सम लेना है, समझा? तो हम क्या करेंगे, हम लोग ना 1 से 200 का सबका सम ले लो, 1 to 200 इन सबका सम ले लो, इन सबका कुछ तो सम आएगा। उसके बाद 5 से डिविजिबल वाले जो जो नंबर्स है, 5 से डिविजिबल वाले जो जो नंबर्स है उनका सम ले लो, उनका सम आ गया। अब ये 1 से 100 में से जो सम आया है उसमें से 5 से डिविजिबल वाले हटा दो, माइनस कर दो, वही तो क्वेश्चन ने बोला एक्सक्लूडिंग दोस डिविजिबल बाय 5। तो माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 1 से 200 के नंबर्स का सम लेना है, तो ये हो गया सम ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 200। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसमें n की जगह पे 200 पुट करो, ये हो जाएगा 200 इंटू 201 डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा, 20,100। क्लियर है? हमने 1 से 200 का पूरा सम ले लिया। दिस इज सम फ्रॉम 1 to 200 पूरा ले लिया। बट हमें क्या करना था, एक्सक्लूडिंग दोस डिविजिबल बाय 5। तो अब निकालते डिविजिबल बाय 5 वाले सम, डिविजिबल बाय 5। तो सबसे पहले n कितना होगा, डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे अप टू 200 बोला है, अप टू 200 मतलब 200 को भी इंक्लूड करना है, मतलब ये फ्रॉम वाला केस हो गया, फ्रॉम वाला केस बराबर। अब सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो डिविजिबल होगा 5 से, वो हो जाएगा 5, और आखिरी नंबर हो जाएगा 200। टोटल कितने नंबर्स हो गए इनके बीच में, 5 डिवाइड बाय 5 करोगे 1, 200 डिवाइड बाय 5 करोगे वो हो जाएगा 40। फ्रॉम के केस में फॉर्मूला क्या होता है, फ्रॉम के केस में फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए प्लस 1। तो 40 माइनस 1 प्लस 1 मतलब 40 हो जाएगा। तो इस केस में n 40 है, फर्स्ट टर्म 5 है, लास्ट टर्म 200 है। तो सम कितना आ जाएगा, सम विल बी इक्वल टू n बाई 2, मतलब 40/2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 प्लस लास्ट टर्म 200 बराबर है, कितना आ रहा है ये सम, एग्जैक्ट 4100 आ रहा है। मतलब हमें क्या करना है, हमने 200 तक का सम ले लिया, 20,100 आ गया। उसमें से डिविजिबल बाय 4 वाले हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है एक्सक्लूडिंग दोस डिविजिबल बाय 4। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 20,100 माइनस 4,100 इक्वल टू 16,000। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन सी 16,000। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 पे आ जाओ। इफ ए बी सी बी द सम्स ऑफ पी क्यू आर टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ईपी, ए बी सी बी द सम्स ऑफ पी क्यू आर टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन ईपी, देन द वैल्यू ऑफ डैश डैश कुछ तो है। तो हमें क्या करना है, ए बी सी और पी क्यू आर की कुछ वैल्यूज अज्यूम करनी है। लेट्स से हमने ए का वैल्यू 1 लिया, बी का वैल्यू 2 लिया, सी का वैल्यू 3 लिया, पी का वैल्यू भी 1 लिया, बी का क्यू का वैल्यू भी 2 लिया और आर का वैल्यू 3 लिया। तो इससे क्या बनेगा, तो हमारा क्या है, ए बी सी इज द सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ एन एपी। मतलब इस एपी के अगर पी टर्म्स लिए तो उसका सम ए आता है, क्यू टर्म्स लिए तो उसका सम बी आता है, आर टर्म्स लिए तो उसका सम सी आता है। क्वेश्चन का ये मतलब है। देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। इफ ए बी सी बी डी सम्स, मतलब ए बी सी क्या है, सम्स है, किसका सम्स है, ऑफ पी क्यू आर टर्म्स। मतलब पी टर्म्स लिए तो सम ए आएगा, क्यू टर्म्स लिए तो सम बी आएगा, आर टर्म्स लिए तो सम सी आएगा। तो हमने जो वैल्यूज अज्यूम किए
उसके हिसाब से पी टर्म्स लेने मतलब क्या, एक टर्म लिया अगर ओनली वन टर्म लिया, क्योंकि हम लोग पी टर्म ले रहे तो सम कितना आता है, ए आता है। एक टर्म लिया तो सम वन आना चाहिए, एक टर्म लिया तो सम वन आना चाहिए, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, वन हो जाएगा, क्योंकि एक टर्म का सम वन आना चाहिए तो फर्स्ट टर्म को वन होना पड़ेगा। ये क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्यू टर्म्स का सम बी होना चाहिए, क्यू का वैल्यू तो टू है, मतलब दो टर्म्स का सम बी होना चाहिए, बी का वैल्यू टू है, मतलब दो टर्म्स का सम कितना होना चाहिए, टू। फर्स्ट टर्म वन है, सेकेंड टर्म कितना होना चाहिए कि इन दोनों का सम टू आना चाहिए, वन। क्वेश्चन बोल रहा है आर टर्म्स का सम थ्री होना चाहिए, आर का वैल्यू हमने थ्री लिया, मतलब थ्री टर्म्स का सम थ्री होना चाहिए। थर्ड टर्म कितना होना चाहिए कि इन तीनों का सम थ्री आएगा, वन। तो हमारा एपी कैसा बना, बेसिकली वन कॉमा वन कॉमा वन, ये एपी बन गया। आप क्वेश्चन पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये सब हमने जो किया है इससे ये जो बना है ये एपी है, बराबर, ये जो बना है ये एपी है। तो हमने क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया कि जो भी वैल्यूज हम लोग ले रहे हैं ए बी सी के और पी क्यू आर के, उसके हिसाब से जो बन रहा है इट शुड बी एन एपी। क्वेश्चन को सिर्फ इससे मतलब है कि वो एपी बनना चाहिए, फिर वैल्यूज आपके मन में जो आए वो लो, आपको जो वैल्यूज चाहिए वो लो, बस वो एपी बनना चाहिए। तो हमने जो वैल्यूज लिए उससे एपी बना, मतलब हमारे वैल्यूज सही थे। ये क्लियर है सबको। अब हमें वैल्यू किसका निकलना है, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर, ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। हमने ए का वैल्यू कितना लिया था, तो हमने जो जो वैल्यूज लिए उनको पुट करो। ए का वैल्यू वन लिया था तो ए की जगह पे वन, पी का वैल्यू भी वन लिया तो पी की जगह पे वन, क्यू का वैल्यू क्या लिया था हमने टू, आर का वैल्यू थ्री लिया था। ऐसे जो जो वैल्यूज लिए उनकी वैल्यूज पुट करो। तो ये कितना बनेगा, अब यहाँ पे टू माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन इंटू वन माइनस वन हो गया, प्लस थ्री माइनस वन टू बनेगा, टू से टू कैंसिल, तो यहाँ पे टू इंटू वन टू बचेगा, वन माइनस टू माइनस वन बचेगा, थ्री से थ्री कैंसिल, माइनस वन इंटू वन वापस माइनस वन बनेगा। तो ये कितना बन जाएगा, जीरो। जीरो बनेगा ये। तो ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू आ गया जीरो। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए। अच्छा कितने लोगों को ये क्वेश्चन नहीं समझा है, कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझा ही नहीं कि हमने किया क्या। हाँ मतलब ये स्टेप के बाद नहीं समझा ऐसे, इस स्टेप के बाद तो कुछ नहीं करना है, हमने ए बी सी पी क्यू आर के जो वैल्यूज लिए हैं उसके हिसाब से ये एपी बनाए, मतलब हमारे वैल्यूज सही थे ए बी सी और पी क्यू आर के, हम लोग ये वैल्यूज ले सकते हैं। तो बस कुछ नहीं, ये इक्वेशन में ए बी सी और पी क्यू आर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए मैंने। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू वन था तो ए की जगह पे वन रखा, पी का वैल्यू वन था तो पी की जगह पे वन रखा, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और कुछ नहीं किया। ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली नहीं किए, मैंने पहले चेक किया कि हमने जो वैल्यूज लिए हैं क्वेश्चन में उसके हिसाब से एपी बन रहा है क्या। तो एपी बन रहा था और क्वेश्चन का भी वही बनना है कि तुम लोग एबीसी और पी क्यू आर के रैंडमली जो वैल्यूज लेने हैं लो, बट एंड में वो एपी बनना चाहिए। हमारा एबीसी और पी क्यू आर के जो वैल्यूज लिए उसके बाद बना है वन कॉमा वन कॉमा वन विच इज एन एपी। तो हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से सही है, मतलब हमने जो वैल्यूज अज्यूम किए वो बराबर है, उसमें कोई गलत नहीं है। तो हम लोग वो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हैं अभी, उससे आंसर सही आएगा। क्लियर है। 13th हो गया, 14th ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ S1 S2 S3
बी दी रिस्पेक्टिवली, क्वेश्चन के फ्रेम में बहुत गड़बड़ है, इंग्लिश में बहुत गड़बड़ है, बी दी रिस्पेक्टिवली दी सम ऑफ टर्म्स n2 n3 इन एन एपी दी वैल्यू, कुछ नहीं, s1 s2 s3 आर दी सम्स ऑफ n2n 3n टर्म्स ऑफ एन ईपी। मतलब क्या, एक एपी है जिसके अगर आप n टर्म्स लोगे, जिसके अगर आपने n टर्म्स लिए और उन n टर्म्स का सम लिया तो उसको हम लोग s1 से रिप्रेजेंट कर रहे, 2n टर्म्स का सम लिया तो उसको हम लोग s2 से रिप्रेजेंट कर रहे, 3n टर्म्स का सम लिया तो उसको हम लोग s3 से रिप्रेजेंट कर रहे। क्वेश्चन का ये मतलब, ये सबको समझा है? अब क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या, कि क्वेश्चन ने सिर्फ बोला है ये एपी होना चाहिए, जो भी आप करने वाले हो वो एपी होना चाहिए, बट उन्होंने कुछ बोला है एपी कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ नहीं बोला है। तो एपी तुम्हारे हिसाब से कुछ भी लो, और सबसे इजीएस्ट एपी लेने के लिए है 1 2 3 4 5, ये ऐसा एपी चलते जाएगा, तो हमने ये एपी ले लिया, बराबर। अब हम लोग n का वैल्यू अज्यूम करेंगे, अज्यूम n इक्वल टू 1, जैसे ही n इक्वल टू 1 अज्यूम किया तो s1 क्या हो गया, सम ऑफ वन टर्म्स, क्योंकि n 1 है तो s1 हो गया सम ऑफ वन टर्म, बराबर। हमारे एपी में एक टर्म का सम कितना है, अगर एक ही टर्म कंसिडर करें उसका सम कितना है, 1, ठीक है। s2 क्या है, 2 इंटू एन, एन का वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 2, मतलब s2 हो गया सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी, तो s2 हो गया सम ऑफ टू टर्म्स। हमारे एपी में दो टर्म्स का सम कितना है, पहले दो टर्म्स का सम 1 प्लस 2 3, वैसे ही s3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ थ्री टर्म्स, s3 आपका हो जाएगा सम ऑफ 3, क्यों हो रहा है, क्योंकि 3n बोला है और मैंने बोला n का वैल्यू 1 अज्यूम करो, n का वैल्यू 1 अज्यूम किया तो ये हो गया 3 इंटू 1 3, मतलब s3 हो गया सम ऑफ थ्री टर्म्स। हमारे एपी में तीन टर्म्स का सम कितना है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, आ गए s1 s2 और s3 के वैल्यूज आ गए तुम्हारे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसका वैल्यू निकलना, कौन सा पार्ट नहीं समझा? हाँ देखो, क्वेश्चन 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 क्या बोल रहा है, अगर आपने एक एपी लिया, एक एपी लिया और उस एपी के n टर्म्स का सम लिया ना, n टर्म्स का सम, तो वो हो जाएगा s1, ठीक है। एपी मैंने बोला कि एपी लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये एपी लिया हमने, क्वेश्चन ने कुछ बोला है एपी को यही लेना है या वही लेना है, कुछ भी एपी ले सकते हैं हमारे हिसाब से, तो हमने एपी ये वाला ले लिया। अब क्वेश्चन बोल रहा है n टर्म्स का सम s1 हो जाएगा, मैंने बोला मैं n का वैल्यू 1 लूंगा, अज्यूम n इक्वल टू 1, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है कि n का वैल्यू क्या लेना है, तो n इक्वल टू हमने 1 लिया, जैसे ही n इक्वल टू 1 लिया तो यहाँ पे मैं n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 टर्म्स का सम इक्वल टू s1, ये बराबर है। मुझे बताओ हमने जो एपी लिया है उसमें एक टर्म का सम कितना होगा, 1, क्योंकि एक टर्म मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म का सम लेना है और फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो s1 का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया s1। अब बात करते हैं s2 की, क्वेश्चन बोल रहा है सेम एपी में अगर आपने 2n टर्म्स का सम लिया, 2 इंटू n टर्म्स का सम लिया तो वो हो जाएगा s2। तो चलो हमने n का वैल्यू तो 1 लिया था, हमने n का वैल्यू क्या अज्यूम किया है 1, यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो तो 2 इंटू एन मतलब 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2 टर्म्स का सम इज इक्वल टू s2। अब हमने जो एपी लिया है उसमें दो टर्म्स का सम कितना है सिद्धि, 3, बराबर, दो टर्म्स का सम है 1 प्लस 2, पहले दो टर्म्स का सम, पहला टर्म 1 है दूसरा टर्म 2 है, दोनों का सम आ गया 3, तो इसलिए s2 का वैल्यू हो गया 3, बराबर। वैसे ही s3 क्या है, सम ऑफ थ्री टर्म्स, क्योंकि s3 उन्होंने क्या बोला 3n टर्म्स का सम लो तो s3 आएगा, n 1 है मतलब 3 इंटू 1, थ्री टर्म्स का सम लो तो s3 आ जाएगा, थ्री टर्म्स का सम कितना है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6,
तो S3 कितना आ गया, 6 आ गया। अब क्लियर है। अब क्वेश्चन किसका वैल्यू निकालने बोल रहा है हमें, S3 डिवाइडेड बाय, ध्यान दो, S3 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में S2 माइनस S1। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू निकालो S3 डिवाइडेड बाय S2 माइनस S1। S3 कितना आया, 6। S3 का वैल्यू 6 आया तो यहाँ पे 6 पुट किया। S2 माइनस S1, S2 का वैल्यू 2 है, S1 का वैल्यू 1 है, तो 3 माइनस 1 2, 6 बाय 2 3। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी बराबर। एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स के जितने भी क्वेश्चंस है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे, आपको जो मर्जी चाहे अज्यूम करो, बस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते जाओ। इस क्वेश्चन में एक ही कंडीशन था कि एपी अज्यूम करना है, तो एपी जो मर्जी चाहे अज्यूम करो। आपको 1 2 3 4 नहीं लेना है, दूसरा कुछ लेना है वो भी ले सकते हैं। देखो एपी मैंने लिया 10 12 14 16 18, ये भी एपी है। अब मैं बोलता हूं जैसे हमने n का वैल्यू 1 लिया था, इस बार n का वैल्यू कुछ और बोलो, कुछ और बोलो। n का वैल्यू 3 लेते, चलो n का वैल्यू 3 ले लिया, तो क्वेश्चन बन गया सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू S1। n का वैल्यू 3 है, तो सम ऑफ 3 टर्म्स इज इक्वल टू कितना, S1। 3 टर्म्स का सम कितना है, 10 12 और 14, कितना आ रहा है, 36। अब सेकेंड स्टेटमेंट है सम ऑफ 2n टर्म्स इज इक्वल टू S2। तो ये हो जाएगा सम ऑफ n का वैल्यू तो हमने 3 लिया, 2 इंटू 3 6 टर्म्स इज इक्वल टू S2। 6 टर्म्स का सम कितना होगा इसमें, ये सीरीज को अगर पूरा लिखेंगे हम लोग अप टू 6 टर्म्स, तो अगला टर्म 20 आएगा। अब हो गए 6 टर्म्स, इनका सम कितना रहे, चेक करो फटाफट। नाइनटी, तो S2 का वैल्यू आ गया 90। क्लियर है। अगला सम ऑफ 3n टर्म्स इज इक्वल टू S3, बट हमने n का वैल्यू तो 3 लिया है, तो सम ऑफ 9 टर्म्स इज इक्वल टू S3। इस AP को और कंप्लीट करते हैं, 9 टर्म्स तक लिखते हैं, तो 22 24 26, यहां तक आपका सम आ गया, 20 तक आपका सम आ गया 90। 90 में 22 भी ऐड करो, 24 भी ऐड करो, 26 भी ऐड करो, कितना रहा, 162। तो S3 का वैल्यू आ गया 162। अब निकालते हैं S3 अपॉन S2 माइनस S1। S3 का वैल्यू कितना है 162, S2 कितना था 90, माइनस S1 कितना था 36। तो ये कितना रहा 162 अपॉन 90 माइनस 36, 54। 162 अपॉन 54, सेम आंसर आया। क्वेश्चन समझा अभी। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने, जो मर्जी चाहे अज्यूम कर लो, बस क्वेश्चन की कंडीशन को नहीं तोड़ना है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिए उसको सेटिस्फाई करते करते जो मर्जी आए, जो वैल्यू लेना है वो वैल्यू लो। सबको समझा है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। हाँ 15 वाला पेंडिंग रखो, सिर्फ 15 वाला। 15 वाले को हम लोग ऑप्शन से नहीं करेंगे, 15 वाले को मेथड से करेंगे, वो एंड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पेंडिंग रखो। 16 पे आ जाओ, 15 को सर्कल करके रखो, बाद में याद दिलाना। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 6 and the product is minus 24। पहले 3 नंबर्स, पहला ऑप्शन, क्या ये तीनों का सम कितना एपी में है क्या, चलो एपी में है, इनका सम कितना है 6 है, तो ये तीनों नंबर्स एपी में भी है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। इन तीनों का सम 6 है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई। इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस 24 है क्या, चेक करो। माइनस 2 इंटू 2 4, सॉरी माइनस 2 इंटू 2 -4, -4 इंटू 6 -24 आ गया। पहले ही ऑप्शन ने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, बस बात खत्म, आगे की ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? 16 हो गया। 17 होमवर्क में ले लो, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं है। 18 भी हो जाएगा, 18 भी होमवर्क में ले लो। 19 भी होमवर्क में ले लो। आ जाओ 20 पे, आ जाओ 20 पे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। मैं जिसको पूछूंगा अभी वही बोलेगा क्या करना है। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ो। कृष्णा, कृष्णा आवाज आ रही है मेरी? चलो, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इफ ए बी सी आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या करोगे? कैसे सॉल्व करोगे इसको? कृष्णा नहीं आया? सिद्धि, आप बताओ क्या अज्यूम करे पर? बराबर, वो एपी में होने चाहिए। तो ऐसे कौन से वैल्यूज अज्यूम करोगे आप जो एपी में रह गया और जिससे क्वेश्चन इजी बनेगा? बराबर, एबीसी के वैल्यूज 1 2 3 ले सकते हो। बराबर, या फिर इससे भी और कोई इजी है क्या? 1 2 3 से भी कोई इजी है क्या? मतलब 1 2 3 में भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी आपके पास कैलकुलेटर होता है, उससे भी हो जाएगा। चलो 1 2 3 से करते हैं। सिंपल है, एबीसी की वैल्यूज लेनी है 1 2 3। कृष्णा समझा है? कृष्णा भी समझा है, एबीसी की वैल्यूज 1 2 3 लेने। उन्होंने क्या बोला है, इफ एबीसी आर इन एपी, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि एबीसी एपी में होने चाहिए, बाकी जो मर्जी चाहे वैल्यूज ले लो। तो 1 2 3 ले लिया, एबीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3। 1 2 3 एपी में है, बराबर है, तो हम लोग ये वैल्यूज ले सकते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है ए क्यूब प्लस 4 बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए की जगह पे 1 पुट किया तो 1 क्यूब हो गया, बी की जगह पे 2 पुट किया तो 4 इंटू 2 क्यूब हो गया, सी की जगह पे 3 पुट किया तो ये 3 क्यूब अपॉन बी मतलब 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। न्यूमरेटर कितना बनेगा? 1 प्लस 2 क्यूब 8, 8 4 जा 32 प्लस 3 क्यूब 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस 9। कितना बना न्यूमरेटर? कैसे 20? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की बात करो, डिनोमिनेटर नहीं, न्यूमरेटर ऊपर वाला टर्म 60 बना, नीचे वाला टर्म 20 बना। 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 2 20, 60 अपॉन 23। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी 3। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क में ले लो, सेम डिट्टो लॉजिक, कुछ नहीं करना है। 21 होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 22 होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क में ले लो। सब में वही करना है, एबीसी की वैल्यूज 1 2 3 लेने। क्वेश्चन नंबर 23 होमवर्क में ले लो। अब एबीसी तक तो इजी था। अब देखो 24 25 26 और 27 28, हाँ 24 से लेके 28, 24 से लेके, अब फॉर एग्जांपल 24 क्वेश्चन पढ़ते, b प्लस सी रेज टू -1, सी प्लस ए रेज टू -1, ए प्लस बी रेज टू -1 आर इन ईपी। इनका कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग? इनमें कुछ असम्पशन ले सकते हैं? ए बी सी के ऐसे, हाँ ए, अगर किसको b प्लस सी रेज टू -1 को 1 अज्यूम करे, ऐसा? हाँ, अगर चेक करते a का वैल्यू 1 लिया, b का वैल्यू 2 लिया और c का वैल्यू 3 लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? b प्लस सी रेज टू -1, b प्लस सी रेज टू -1 मतलब 1 अपॉन बी प्लस सी, बराबर। b प्लस सी रेज टू -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस सी, ये बराबर है क्या?
दूसरा टर्म है c प्लस ए रेस टू माइनस वन, वो हो जाएगा 1/c+a। तीसरा टर्म है a प्लस बी रेस टू -1, वो हो जाएगा 1/a+b। बराबर है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये तीनों एपी में होने चाहिए, ये तीनों एपी में होने चाहिए। अब हमने जो वैल्यूज लिए ए बी सी के, चेक करते हैं उनके हिसाब से ये एपी बनता है क्या। तो चलो पुट करो 1/b+c, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, तो 1/5 हो गया। फिर 1/c+a, c का वैल्यू 3, a का वैल्यू 1, तो ये 1/4 हो गया। 1/a+b, तो ये 1/3 हो गया। ये एपी है क्या? एपी है। कैसे बताया आपने, क्या मतलब क्या चेक किया एपी होने के लिए इसको? ध्यान देना, एपी होने के लिए क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस। तो पहले, सबसे पहले 1/4 माइनस 1/5 करके देखो कितना आएगा। 1/20 आ जाएगा। 5 × 5, सॉरी 5 × 1 5, 4 × 1 4, 5 माइनस 4, न्यूमरेटर में आ गया 1, नीचे आ जाएगा 5 4 जा 20, तो 1/20 आ गया। अब 1/3 माइनस 1/4 करके देखो, 1/3 माइनस 1/4, 4 इंटू, हाँ 1/12। क्या 1/12 और 1/20 सेम है? मतलब ये तीनों एपी में नहीं है, मतलब हम ए बी सी की ये वैल्यूज नहीं ले सकते। बराबर। तो मेरे को ये बोलना था, एबीसी वाले जो क्वेश्चन थे वो इजी थे। अब 24 से 28 इनको हम लोग मेथड से करेंगे। सिर्फ ये 3-4 क्वेश्चन है जिनका आपको मेथड याद रखना है, बाकी सारे क्वेश्चन तो वैसे ही होने वाले जैसे अभी तक हमने किए। 24 से 28 को पेंडिंग रखो। सबसे पहले सारे इजी इजी वाले क्वेश्चन हटा देते हैं, फिर जो जो मेथड वाले क्वेश्चन है वो एंड में देखेंगे। 24 से 28 पेंडिंग रखो सारे, और उसमें भी मेथड कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ 2-3 स्टेप ज्यादा है, बाकी कुछ भी नहीं है। 24 से 28 पेंडिंग रखो। 29 क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। वापस उसी पे आ गए, ए बी सी आर इन एपी, देन बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। ये होमवर्क में ले लो, ए बी सी की वैल्यूज 1 2 3 लेने। 29 होमवर्क में ले लो। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ, सब लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। 30 पढ़ो, मैं जिसको पूछूंगा वो आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ लिया सबने? एक मिनट रुक जाओ सिर्फ। टोटल कितने लोग हैं मीटिंग में अभी? 11 लोग ना, 11 नहीं 10, मैं गिन के 11, मतलब 10 लोग हैं। बराबर। बाकी लोग, गौरव बाकी लोगों का क्या है, पहले मतलब पहले तो 20 22 25 लोग आते थे, बाकी लोग करने वाले मैच नहीं करने वाले, कुछ पता है क्या? मैं आज ग्रुप पे पोल डालने वाला हूँ, दोनों ग्रुप पे, ऑनलाइन वाला ग्रुप भी और ऑफलाइन वाला ग्रुप भी। सबने पोल पे आंसर देने वाला है कितने लोग मैच करने वाले हैं, ताकि मुझे पता चले कि क्लास में कितने लोग आने वाले हैं और कितने लोग जेन्युइनली आ रहे हैं, कितने लोग एक दिन आते हैं 3 दिन छुट्टी मारते हैं। ठीक है। हाँ। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला था पढ़ने के लिए, उसका आंसर कौन देगा? उसका आंसर यश को उठाव दे। हाँ। क्या है क्वेश्चन? क्या है? फाइंड आउट, नहीं, फाइंड द नंबर विच शुड बी एडेड टू द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 3 5 7 9 11 रिजल्टिंग इन अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या करोगे? एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन। हाँ, ऑप्शंस, ऑप्शन से क्या ट्राई किया, मतलब आप ही बताओ आपने क्या क्या किया और क्या आंसर आया। यश?
आता ही नहीं है। नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, टर्म वाइज नहीं जाना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर विच शुड बी एडेड, कौन सा नंबर ऐड करे टू दी सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ये जो हमने एपी तुमको दिया है उसके एनी नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स ले लो, उनका सम करो, उस सम में क्या ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब क्वेश्चन ने बोला है कि 4 टर्म का सम लेना है या 10 टर्म का सम लेना है या 15 टर्म का सम लेना है, कुछ बोला है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स बोला है। तो हम लोग इजी करते हैं, हम लोग 2 टर्म्स का सम लेते हैं। तो इस एपी के पहले 2 टर्म्स क्या है, 3 और 5 बराबर, 3 और 5 का सम कितना होगा, 8 में क्या ऐड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 8 + 1 9, 9 हो गया परफेक्ट स्क्वायर बराबर। चलो अगर 2 नहीं 3 टर्म्स लिए होते, 3 टर्म्स, तो पहले 3 टर्म क्या है, 3 5 और 7, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 में क्या ऐड करूं तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, वापस 1, क्योंकि 15 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 15 + 1 16, समझा। एडिशनल क्वेश्चन बैंक के मैं वही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में ही आंसर है, वो क्वेश्चन में खुद आपको बोल रहे हैं कि आपको करना क्या है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं आपको कि आपको जितने चाहे उतने टर्म्स का सम लो, बस हमको ये बताओ कि उस सम में क्या ऐड करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं ना जितने चाहिए उतने टर्म्स लो, तो 2 टर्म्स ले लो, 3 + 5 8 किया, 8 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, सबसे सबसे नजदीक कौन सा है 8 के बाद परफेक्ट स्क्वायर 9 है, तो 8 से 9 कैसे जाओगे, +1 करके, तो कौन सा नंबर ऐड करना पड़ेगा उस सम में, उस वो जो सम आया था 8 उसमें 1 ऐड करना पड़ेगा बराबर। 3 से भी कर सकते थे, एक टर्म का सम लिया तो 3, 3 के बाद सबसे बढ़िया सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है 4, 3 में क्या ऐड करेंगे तो 4 आएगा, 3 + 1 4, क्लियर है यश। 20 हो गया, 21, दिस सम ऑफ, हाँ 20 सॉरी 31, 31, the sum of n terms of an AP it's 2n square plus 3n, आपको निकालना है nth टर्म, AP का nth टर्म आपको निकालना है, पर आपको AP ही नहीं पता है क्या है, तो सबसे पहले AP फिगर आउट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में ये जो दिया है 2n² + 3n, ये क्या है, सम है बराबर, तो Sn = 2n² + 3n हो जाएगा। अगर मैंने n की जगह पे 1 पुट किया तो ये बन गया S1, S1 क्या होता है, सम ऑफ वन टर्म, सम ऑफ वन टर्म क्या होता है, मतलब फर्स्ट टर्म, मतलब यहां से a मिल जाएगा, तो हम लोग n = 1 पुट करेंगे तो a मिल जाएगा, n = 1 पुट करो, ये वाली इक्वेशन में क्या मिलेगा, 2 + 3 5, पहला टर्म मिल गया। चलो सेकेंड टर्म, n = 2 पुट किया मैंने, तो S2 ये हो जाएगा सम ऑफ 2 टर्म्स, ये आ जाएगा S2 सम ऑफ 2 टर्म्स, n की जगह पे 2 पुट करो, ये इक्वेशन में आंसर क्या बन रहा है, 2² 4 4 2 8 3 2 6 14, मतलब पहले 2 टर्म्स का सम कितना होना चाहिए 14, उसमें पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म कितना होगा कि इन दोनों का सम 14 होगा। अब क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया ये एपी है, हमें थर्ड टर्म निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोल दिया ये एपी है, तो 5 + 4 9 हो रहा है, तो अगला टर्म क्या होगा 9 + 4 13, अगला टर्म क्या होगा 13 + 4 17 बराबर। अब हमें क्या निकालना है, इस एपी का nth टर्म निकालना है, एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d, a कितना है फर्स्ट टर्म 5 है, प्लस n - 1, n की जगह पे n ही पुट करेंगे क्योंकि हमें nth टर्म निकालना है, d कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 × n 4n - 1 × 4 -4, अब 5 - 4 कितना हो जाएगा +1, तो ये हो गया 4n + 1, 4n + 1, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए 4n + 1, क्लियर है। कैसे करोगे ऑप्शन से, बराबर बराबर, ओके यस, एन हमने एन की जगह पे 1 अज्यूम किया था,
तो हमारा फर्स्ट टर्म 5 आया था। अब ऑप्शन में भी n की जगह पे 1 पुट करके देखोगे तो कौन से ऑप्शन से 5 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन से 5 आ रहा है, बराबर ऐसे भी कर सकते थे। बहुत बढ़िया, समझा सबको। और ये वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए, ऐसे क्वेश्चन 1-1 मिनट के अंदर तो होने ही चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एन के अलग अलग वैल्यूज पुट करने हैं, एक तो एपी बनता है नहीं तो जीपी बनता है, फिर उसमें जो निकालने बोला वो निकालो। सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है एपीजीपी, क्योंकि इसके पहले हमने जो क्वेश्चंस किए जिसमें जिसमें लॉजिक लगता था, जिसमें फॉर्मूला लगता था, उसमें तो तुमको दिक्कत आई नहीं कोई। तुम लोग को लॉजिक भी समझ गया एपीजीपी का क्या है, तुम लोग को सारे फॉर्मूला भी समझ गए। तुम लोग को डर लग रहा था एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, कि एडिशनल क्वेश्चन बैंक में सारे उल्टे उल्टे क्वेश्चन थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब एडिशनल क्वेश्चन बैंक में भी वही है कि एन की अलग अलग वैल्यूज लेने, सिर्फ क्वेश्चन में जो कंडीशन दिए उनको सेटिस्फाई करते रहो, उनकी कंडीशन को मत तोड़ो और उसके हिसाब से वैल्यूज अज्यूम करो। क्लियर है? अब हमारे 31 तक हो गए। एक काम करो, 31 के पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क मार्क करके दिए, वो तो करने। और उसके बाद 32 से लेके 40, 32 से 40 ये सारे भी होमवर्क करके लाने। अभी ऑनेस्टली याद तो है नहीं, चलो ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है। उसके बाद 21 है, 22 है, 23 है। उसके बाद 29 होमवर्क है बस, बराबर। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 से 40। और मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, जिसने होमवर्क नहीं किया होमवर्क का फोटो चाहिए, मैं कभी मांगता नहीं हूँ फोटो वोटो, बट इस बार होमवर्क करके फोटो भेजना है पर्सनली मुझे, ग्रुप पे कोई नहीं डालेगा, पर्सनली मुझे भेजेगा। जिसका होमवर्क का फोटो नहीं आएगा, कल के मीटिंग मतलब कल और मंडे 2 दिन की मीटिंग में उसको कुछ मिलने भी नहीं वाला है, एंट्री भी नहीं मिलने वाली, और वो यूट्यूब पे लेक्चर भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 32, हाँ मैंने जो होमवर्क में देना वो यहीं पे सॉल्व करना है, ऐसा। हाँ, आपका आंसर क्या आया? सॉल्व कैसे किया, सबसे पहले बताओ सॉल्व कैसे किया आपने? पी का वैल्यू क्या लिया? पी का वैल्यू 2 और क्यू का वैल्यू 3। चलो ठीक है, 1 मिनट। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना कि हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन नहीं तोड़ रहे। पी का वैल्यू 2, क्यू का वैल्यू 3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द pth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/q। pth टर्म इज इक्वल टू 1/2। और ये क्वेश्चन ने बोला है कि ये एपी है, ध्यान देना ये एपी बनना चाहिए। pth टर्म, पी का वैल्यू तो 2 है, मतलब ये हो गया सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, कितना बोला उन्होंने? 1/q बोला है। pth टर्म क्या होना चाहिए? 1/q इज इक्वल टू 1/q। q का वैल्यू 3, मतलब सेकेंड टर्म 1/3 होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन का अगला लाइन क्या बोल रहा है? एंड qth टर्म इज 1/p। तो अगर मैं इसको यहां पे लिखूं, qth टर्म इज इक्वल टू 1/p। अब q का वैल्यू कितना है? 3, मतलब इसके हिसाब से हो गया थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/p। p का वैल्यू 2 है, मतलब थर्ड टर्म हो गया 1/2। तो AP का फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता है, बट सेकेंड टर्म 1/3 है और थर्ड टर्म 1/2 है। और क्वेश्चन ने खुद बोला ये AP है, मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो ऑफ एन AP, क्वेश्चन ने खुद बोला AP है, बराबर। अब मुझे बताओ इसका फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 1/2 माइनस 1/3, वो आ जाएगा 1/6, बराबर। सेम लॉजिक से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, पर फर्स्ट टर्म की जरूरत है क्या? चलो चेक करते हैं। हमें निकालने क्या बोला उन्होंने? द सम ऑफ द पी क्यूथ टर्म, सम ऑफ द पी इंटू क्यूथ टर्म, पी इंटू क्यू टर्म। पी का वैल्यू कितना लिया था हमने? 2। क्यू का वैल्यू, बाप रे, 2 इंटू 3 मतलब सिक्स्थ टर्म, सम ऑफ द सिक्स्थ टर्म। तो हमें सिक्स्थ टर्म का सम लेना है, 6 टर्म तक का सम लेना है, बराबर। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? इस एपी का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 1/3 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, पर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए 1/6, बराबर। तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/6। तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3 माइनस 1/6, वो कितना हो जाएगा?
कितना होगा? 1/6 होगा पक्का? 1/6। तो फर्स्ट टर्म आ गया 1/6। अब हमें इस एपी के 6 टर्म्स का सम लेना है। सम का फॉर्मूला क्या होता है? एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना है? 6/2। 2 इंटू ए कितना आया था? 1/6। 2 इंटू 1/6 मतलब 1/3 प्लस n-1 मतलब 6-1 5 इंटू डी कितना आया था? 1/6। तो ये जगह 5/6। तो ये कितना आ रहा है? 2 इंटू 1 2 इंटू 3 तो बाहर बचा 3। अंदर अंदर ब्रैकेट में क्या बनेगा? 6 इंटू 1 6 5 3 जा 15 15 प्लस 6 21 21 अपॉन 18। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 6 जा 3 2 जा 3 7 जा। तो आंसर कितना है? 7/2। 7/2 आंसर है, बराबर है। समझाइए। अब हमने P और Q के जो वैल्यूज लिए उससे PQ टर्म का सम 7/2 आ रहा है। तो ऑप्शन में P और Q के वैल्यूज हमने जो लिए है वो पुट करके देखो 7/2 कहां से आता है। ऑप्शन ए क्या है? 1/2 इंटू पी क्यू प्लस 1। 1/2 P इंटू क्यू कितना होगा? P का वैल्यू कितना है? 2। 3 Q का वैल्यू कितना है? 2 3 जा 6 6 प्लस 1 आ गया 7/2। मनीषा, इतना कॉम्प्लिकेट होना नहीं चाहिए था क्वेश्चन, आपने कॉम्प्लिकेट किया। आपने P का वैल्यू 2 लिया, Q का वैल्यू 3 लिया। वही अगर P का वैल्यू 1 लेते, Q का वैल्यू 2 लेते, बहुत इजी 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। आपने 2 और 3 क्यों चूज किया? बट ऐसे ही चूज करो तो इजी चूज करो ना फिर, है ना। अगर P इक्वल टू 1 और Q इक्वल टू 2 से जो टर्म्स बन रहे हैं अगर वो AP में नहीं है तो फिर दूसरे वैल्यूज चूज करो। पहले तो इजी वैल्यू चूज करो, उनसे अगर AP बन रहा है, उनसे अगर हम लोग क्वेश्चन की कंडीशन नहीं तोड़ रहे तो फिर ये वैल्यू से चलो। होमवर्क में करके लाना ये क्वेश्चन वापस से। P का वैल्यू 1 और Q का वैल्यू 2 अज्यूम करना है। उससे बहुत सिंपल बन जाएगा, बहुत सिंपल। क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होगा देखो, हमें निकालना है PQ टर्म का सम। P का वैल्यू 1 है, Q का वैल्यू 2 है। 1 इंटू 2 मतलब सिर्फ 2 टर्म का सम लेना है। ये जो आपने लिया 2 इंटू 3, यहाँ पे 6 टर्म का सम लेना पड़ा हमें। यहाँ पे तो सिर्फ 2 टर्म का सम लेना है। तो यहाँ पे 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा कि P Q A B C X Y Z जो भी उनका वैल्यू है, उनका वैल्यू 1 2 3 ऐसे ही कुछ तो लेना है जिससे क्वेश्चन इजी होगा। अगर वो वैल्यू लेने से क्वेश्चन का कंडीशन टूट रहा है तो हम लोग सोचेंगे कि इसके आगे क्या करना है। ठीक है? 32 से 40 और उसके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है सैटरडे, कल तो क्लास होने ही वाला है, 99% कल क्लास होगा। एक बार मैं अमोल सर से बात करूंगा। अगर कल क्लास नहीं हुआ, नहीं बट कल होना चाहिए क्लास, हाँ। कल तक मुझे ये होमवर्क चाहिए। होमवर्क व्हाट्सएप कर देना, मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट तुम लोग करते नहीं हो घर पे पढ़ाई वढ़ाई कुछ, ये मुझे दिख के आ रहा है। तो ये होमवर्क व्हाट्सएप कर देना और मजाक नहीं करो, जिसने होमवर्क नहीं किया उसको कल और मंडे की क्लास में 2 दिन की क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, ना यूट्यूब के लेक्चर मिलेगा। ग्रुप पे नहीं, मुझे पर्सनली भेजोगे तुम लोग, और नाम वाम लिख के। हाँ, एक एक फोटो भेजोगे या PDF बनाते आता है तुम लोग को? हाँ, एक एक फोटो मत भेजना, नहीं तो सब लोग एक एक फोटो भेजोगे, 10 12 बच्चों के मतलब ऐसे 6 6 7 7 फोटोज आएंगे, बहुत हो जाएगा। वो PDF बना के भेजना नाम डाल के। हाँ चलो, बाय। अभी गौरव ध्यान नहीं था क्या लेक्चर में? 32 से 40 सारे, 32 से 40 सारे, उसके पहले 17 है। हाँ, जेडी एक बार ग्रुप में डाल देना, जेडी एक बार ग्रुप में डाल देना क्या क्या होमवर्क है। चलो ठीक है, बाय। कल रात को 11 बजे पता चला गौरव का बर्थडे था, क्या गौरव बताया भी नहीं? हाँ, नहीं, किस में ग्रुप पे डाला था क्या? नहीं, वो भेजो तो पर्सनल भेजो आदित्य फिर। ठीक है चलो, अभी बाय, कल होमवर्क करके आना। हाँ, बाय।
कह रहे मैं वो जीएसटी डिपार्टमेंट चाले अब्बर